गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी को स्वागत है। आज 8 जून 2023 का करंट अफेयर है और यह कुमार गौरव सर का रिवीजन क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? तो फतह मिसाइल के बारे में बात करते हैं। ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये किसने किया है? पहली बार ईरान ने किया है। इसका अर्थ क्या होता है? फारसी भाषा में विजेता इसका अर्थ होता है। लॉन्च किसने करवाया है? तो राष्ट्रपति इब्राहिम, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं। इसका स्पीड कितना रहने वाला है? 15 मैक। मैक क्या होता है? ये ध्वनि की स्पीड से भी, मतलब ध्वनि की स्पीड ही मैक कहलाता है। इसका रेंज क्या रहने वाला है? फतह मिसाइल का 1400 किलोमीटर इसका रेंज रहने वाला है। ये किस लिए बनाया है? इसका उद्देश्य क्या है? तो ये काउंटर करने के लिए बनाया है। यूएसए और इजराइल इसका दो खतरनाक इनके दुश्मन है, तो इनको काउंटर करने के लिए बनाया है फतह मिसाइल को। हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? इसका स्पीड ध्वनि की गति की तुलना में 5 गुना अधिक होता है, उसे हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। अभी तक कुल कितने देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है? तो ये यूएसए के पास है, रसिया के पास है और नॉर्थ कोरिया के पास है। ये नॉर्थ कोरिया दावा करता है या नहीं पता नहीं। इंडिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। इसके पास सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसको क्रूज मिसाइल बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? ब्रह्मोस हम लोग का सुपरसोनिक मिसाइल है। इसका स्पीड कितना रहता है? 1 से 5 मैक स्पीड रहता है इसका। अब थोड़ा ललन टॉप प्रश्न भी कर लेते हैं। खैबर मिसाइल किसका है? ये ईरान का है। ये चौथी पीढ़ी का बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सरफेस टू सरफेस मारने वाला है और इसका रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को होता है, जो ईरान में होता है। भारत में लगभग 75 रामसर प्लेसेस हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कन्वेंशन होता है ईरान में। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये भारत का सबसे खतरनाक मिसाइल है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है। ये ज़मीन के समीप चलता है। इसका खास बात क्या है? ज़मीन के समीप ही चलता है। इसका खास बात है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? तो पहले बात करते हैं कि ये बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 क्या है। तो सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है। ये कहाँ होता है? रियो, ब्राज़ील में। इसमें एक रिपोर्ट निकलता है जिसका नाम था एजेंडा 21। इसी में एक एजेंडा 21 की रिपोर्ट में ही एक संस्था बनता है UNFCCC, जिसका फुल फॉर्म होता है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए इसका उद्देश्य क्या रहता है? जलवायु परिवर्तन पर कार्य करना। तो इसके संस्था 1992 में नहीं बनता है। ये संस्था 1994 में बनता है उसका सम्मेलन में। तो 1994 जलवायु परिवर्तन का कार्य करने के लिए UNFCCC का स्थापना कब होता है? 1994 में। इसमें लगभग 197 देश शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी में। इसका मीटिंग जो होता है, तो इसको मीटिंग को क्या कहा जाता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, शॉर्ट में COP। तो अब बात करते हैं COP फर्स्ट कहाँ हुआ था? बर्लिन, जर्मनी में 1995 ईस्वी में। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 58 नंबर का जो बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? तो ये बॉन में हुआ है, जर्मनी में। आप नाम से ही समझ चुके हैं। ये क्या है, इसके बारे में उद्देश्य इसका क्या है? तो ये COP 27 जो है, COP 1, COP 2, COP 3 इसे हुआ। तो COP 27 के बाद हो रहा है। COP 27 कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख, मिस्र में। इसके बाद हो रहा है। और COP 28 के पहले हो रहा है। COP 28 अभी नहीं हुआ है, ये होगा UAE में। तो इससे पहले हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? COP 27 के प्रोग्रेस चेक करना। COP 27 में क्या क्या जो भी काम सौंपे गए थे वो प्रोग्रेस में कैसा है, उसका जाँच करना ही इसका उद्देश्य है। तो ये आप समझ चुके हैं कि बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्या उद्देश्य है। अब बात करते हैं कुछ ललन टॉप बात की। जैसे में COP 1 कहाँ हुआ था? तो ये बर्लिन में हुआ था। COP 15 कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ था। और COP 3 कहाँ हुआ था? COP 3 क्योटो, जापान में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और COP 21 पेरिस, फ्रांस में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में चर्चा में रहा नोवा कखोवका बांध कहाँ स्थित है? तो ये नोवा कखोवका बांध के बारे में, इससे पहले आपको रूस यूक्रेन का युद्ध जानना पड़ेगा। ये अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा था कि इस पर विस्फोट हो गया। क्यों हुआ वो जानते हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 में शुरू होता है। ये क्यों हुआ? तो इसका कारण ये था कि सोवियत संघ जो 1991 में विघटित हो गया। सोवियत संघ में कौन कौन देश थे? रूस, यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड। ये 1991 में विखंडित हो जाता है। तो सोवियत संघ रूस में परिवर्तन हो जाता है और रूस, बेलारूस, पोलैंड और देश अलग हो जाते हैं। तो यूक्रेन जो है नाटो का संपर्क में आ जाता है। नाटो के संपर्क मतलब यूएसए का संपर्क में आ जाता है। मतलब नाटो में बहुत सारे देश हैं,
लेकिन यूएसए में ज़्यादातर संपर्क में आ जाता है, और रूस का यूएसए एक बहुत बड़ा दुश्मन है एक दूसरे के बीच। तो इसी के बीच तनाव पैदा हो जाता है रूस और यूक्रेन के बीच, और 2015 में एक युद्ध होता है रूस और यूक्रेन के बीच। इसमें यूक्रेन का एक शहर क्रीमिया होता है, उस पर अटैक करता है रूस और कब्जा कर लेता है 2015 में। उसके बाद फिर 2022 में युद्ध होता है, नाटो के ही कारण होता है। इसमें रूस जो है वो 2 शहर यूक्रेन का लुहांस्क और डोनेस्क 2 शहर को ये कब्जा कर लेता है 2022 में। फिर ये अभी 2023 चल रहा है, तो 1 साल शांति रहे ये दोनों। लेकिन एक और बड़ा हादसा हो गया, जिसका हादसा है नोवा कखोवका बांध। इस बांध के बारे में बात करें तो इसका जो बना था 1956 में बना था, ये नीपर नदी के ऊपर बना था, और ये कहाँ स्थित है? खेरसोन में स्थित है। खेरसोन एक स्थान है यूक्रेन का, वहीं पे स्थान है जो दक्षिणी यूक्रेन में है। तो ये क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है नोवा कखोवका बांध पर। इसके कारण क्या हो गया? बाढ़ आ गया है, पेयजल के प्रॉब्लम शुरू हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से उत्पन्न होता था वो बंद हो गया, और ये कहाँ हो गया? क्रीमिया में ये सब दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इस बांध से क्रीमिया पर सब कुछ होता था, तो ये वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। अब बात करते हैं जपोरजिया परमाणु संयंत्र। ये नोवा कखोवा बांध जो है ना, ये क्रीमिया को सब कुछ देता था, लेकिन इस बांध से क्रीमिया तो है रूस के अंडर में और जपोरजिया है यूक्रेन के अंडर में। तो इस बांध से दिक्कत हो रहा है, बाढ़, पेयजल और इलेक्ट्रिसिटी का क्रीमिया का जो रूस का है, लेकिन पानी की आपूर्ति जो हो रहा है वो जपोरजिया का भी हो रहा है। ये परमाणु संयंत्र यहाँ पे स्थित है, यूक्रेन में है। तो इस बांध से दोनों को दिक्कत हो रहा है, रूस का भी और यूक्रेन का भी। तो इससे कहा जा रहा है कि कौन उड़ाया है इसका कोई पता नहीं है। रूस कह रहा है यूक्रेन को और यूक्रेन कह रहा है रूस को। फिर से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अब कुछ बात कर लेते हैं, चेर्नोबिल त्रासदी क्या है? ये यूक्रेन का है। अब बात करते हैं ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया था? भारत के द्वारा चलाया गया था यूक्रेन में, क्योंकि वहाँ पे जब युद्ध हो रहा था तो भारतीयों को वापस लाना इसका उद्देश्य था। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था भारत के द्वारा। ओडेसा शहर कौन था? ओडेसा शहर एक यूनेस्को का वर्ल्ड शहर में शामिल था। यूनेस्को आप जानते हैं कि वहाँ पे जो भी अच्छे शहर रहते हैं, अच्छे धरोहर रहता है, उसको शामिल किया जाता है। तो उसको शहर शामिल किया गया था यूनेस्को में, लेकिन ये रूस यूक्रेन युद्ध में इसे ध्वस्त कर दिया गया रूस के द्वारा। तो ये ओडेसा शहर कहाँ का था? यूक्रेन का था। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, हाल ही में बाह्य अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस एक नई संधि किसने जारी की है? तो ये एक संधि हुआ किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा, जिसका क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ संधि। इस संधि में क्या इसका टाइटल है? फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस। क्या होता है कि जो भी उपग्रह सैटेलाइट भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, वो बहुत ज़्यादा भेजे जा रहे हैं। 2022 में लगभग 2470 उपग्रह भेजे जा चुके हैं। और ये क्या होता है कि कुछ साल तक रहते हैं, उसके बाद ये खराब हो जाने के बाद अंतरिक्ष में कचरा के रूप में फैल जाते हैं। तो उसी को रोकने के लिए ये एक संधि हुआ। तो इसके बारे में जानते हैं। यूएनए के द्वारा हुआ है, फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस के द्वारा। बाह्य अंतरिक्ष का यूज जो है, यूज को सुनिश्चित करने के लिए हुआ है ये संधि हुआ। क्यों हुआ और आवश्यक क्यों है? तो पहला कारण है, 2 कारण है। पहला कारण है बढ़ते हुए उपग्रह को रोकने के लिए। ये कैसे बढ़ रहा है? 2013 में देखा गया कि 210 उपग्रह भेजे गए थे, और यही 10 साल बाद 2022 में 9 साल बाद 2470 उपग्रह भेजे जा चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है। तो दूसरा कारण है बढ़ता हुआ अंतरिक्ष में कचरा को रोकने के लिए ये संधि हुआ है। अब कुछ लर्न टॉप बात कर लेते हैं। यूएनए की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। यूएनओ की सदस्य कितने हैं? 193 देश हो चुके हैं। यूएनए की अंग कितने हैं? 6 अंग है। यूएन की महासचिव अभी वर्तमान में कौन बने हैं? एंटोनियो गुटरेज, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में उपस्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया 2023 में। ये कल की बात है। ये शुरुआत कब हुआ था? 2019 में शुरुआत हुआ था। 2023 में 5वां मनाया गया है। और इसका थीम क्या है? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। ये इसका थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ लर्न टॉप बात कर लेते हैं। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। आज ही का दिन विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ये जून का इंपॉर्टेंट दिवस है, आपको याद करना होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। B2 मिनी उपग्रहों की सफलतापूर्वक किसने प्रक्षेपित किया है? तो अब B2 मिनी की बात करते हैं। B2 मिनी ये कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया।
तो आप जानते हैं कि एलोन मस्क का कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसका एक ही रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाल्कन 9 इसका एक ही रॉकेट है। ये B2 मिनी में कितने उपग्रह भेजे गए हैं? ये 22 उपग्रह भेजे गए हैं। ये 2 जो है, ये 2 का अर्थ क्या है? ये सेकेंड पीढ़ी का है। इसका खास बात क्या है? खास बात यह है कि यह ई बैंड लगा गया है इसके अंदर, जिससे संचार में 4 गुना बेहतर होने वाला है। संचार में 4 गुना बेहतर होने वाला है। ये B2 का मतलब वही हुआ, सेकेंड पीढ़ी का भेजा गया है। तो आपको याद रखना है सफलतापूर्वक किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो स्पेस एक्स कंपनी द्वारा, जिसका रॉकेट क्या है? फाल्कन 9। अब बात कर लेते हैं कुछ प्लेनेट ऑफ बात। 3D रॉकेट जिसका नाम है टायरन फर्स्ट, किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये रिलेटिविटी कंपनी है, उसके द्वारा। INS-2B क्या है? ये भूटान का एक सैटेलाइट है जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 ये किससे संबंधित है? ये हम लोगों का एक मिशन है जो सूर्य पर भेजना है, इसरो को द्वारा भेजा जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया है? तो SBI ये लॉन्च किया है बेंगलुरु में, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुबेर। ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। ये कैसे भुगतान करेगा? वन प्लेटफॉर्म रहेगा, उस प्लेटफॉर्म पर डिजिटल पेमेंट कर दिया जाएगा। ये SBI के द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर चलाया गया है। बेंगलुरु में अभी चलाया गया है, धीरे धीरे हर जगह पे चलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ लर्न टॉप प्रश्न। SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 में। इसके पहले ये SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ है। इसके पहले ये इंपीरियल बैंक था। उससे भी पहले ये 3 बैंकों से मिलकर बना था, बॉम्बे बैंक और मद्रास बैंक और कोलकाता बैंक। ये तीनों मिल करके 1921 में इंपीरियल बैंक बनते हैं, और इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण 1955 में होता है। SBI नाम रख दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब एक और क्वेश्चन जो अच्छा है, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो ये बैंकिंग रिफॉर्म से संबंध रखता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंद्रधनुष योजना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वरुणास्त्र का संबंध किससे है? तो वरुणास्त्र ये एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो का मतलब क्या होता है? पानी के अंदर मिसाइल जो होता है ना, उसको बोलते हैं वरुणास्त्र। एक होता है मिसाइल जो जमीन से एयर में मारा जाता है, एक होता है जहाज, पानी जहाज के अंदर, पानी के अंदर मारा जाता है। तो जो मिसाइल मारा जाता है जमीन से लेकर के एयर में, उसे मिसाइल बोलते हैं, और जो पानी के अंदर मारा जाता है उसे टॉर्पीडो बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वरुणास्त्र है, ये नेवी और DRDO को दोनों मिल करके वरुणास्त्र एक मिसाइल बनाया है, या टॉर्पीडो बोल सकते हैं, हैवी वेट टॉर्पीडो बनाया है। ये कौन बनाया है? तो बीजाग में एक DRDO का प्रयोगशाला है, उसने बनाया है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो पानी के अंदर दुश्मन चाहे कुछ भी हो, पनडुब्बी हो, जहाज या कोई भी वस्तु हो, उसे टारगेट करना ही इसका उद्देश्य है। वरुणास्त्र की बात करें तो इसका लंबाई 7.78 मीटर है, और ये दूरी, इसका रेंज कितना रहने वाला है? 40 किलोमीटर तक ये दाग सकता है, किसी भी दुश्मन को रस्त्रमूच कर सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर किस क्षेत्र में लागू किया गया? माहिर का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे पढ़ दे रहा है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो ये एक मिशन है जिसका नाम है माहिर, शॉर्ट रूप में माहिर। ये किसके क्षेत्र में लागू किया गया? तो ये जो माहिर मिशन है, ये विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मिशन में उद्देश्य क्या रहने वाला है? बिजली क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी जो आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना ही इसका उद्देश्य रहने वाला है। ये 2023 में लॉन्च हुआ है। 2023 से 2028 तक ये मिशन चलने वाला है। कब लॉन्च हुआ है? 7 जून 2023 को, कल ही ये लॉन्च हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लर्न टॉप बातें। उजाला योजना किसके संबंधित है? ये लेडी का संबंधित है, ये 2015 में लॉन्च हुआ था। फेम योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। आप समझ चुके होंगे, उजाला योजना LED और फेम योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बात करते हैं। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून से 10 जून के बीच हुआ था 1984 ईस्वी में। ये अमृतसर में हुआ था, जो पंजाब के अंदर है। यह ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर के अंदर में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि खालिस्तान की मांग कर रहे थे ये कुछ आतंकवाद टाइप के आदमी थे, जिसका नाम था जनरल C भिंडरवाल। इनके नेतृत्व में ये काम हो रहा था, खालिस्तान की मांग हो रहा था। इसी के विरोध में सेना ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ब्लू स्टार। ये कहाँ हुआ था? स्वर्ण मंदिर के अंदर में। स्वर्ण मंदिर के अंदर में ये सारे घुस जाते हैं, तो सेना के द्वारा कार्रवाई किया जाता है। ब्लू स्टार इसका कोड था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और इसे सफलतापूर्वक भी रहा था। तो ये 2023 में इसका 39 वर्ष हो चुका है। तो ब्लू स्टार के बारे में आप समझ चुके होंगे, किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है।
ये क्यों बताया गया आज के दिन? क्योंकि ये जून में ही 1 जून से 10 जून के बीच में हुआ था 1984 में। तो 2023 में ये 39 साल हो गया, इसका पूरा हो गया, तो इसका आप ध्यान रखना होगा। तो इसी प्रकार से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए एंड जय हिंद।